नमस्कार, मैं सुनीता बिश्नोई, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, एमएस कॉलेज बीकानेर। प्रिय बच्चों, आज हम राजस्थान की प्राचीन सभ्यता एवं पुरास्थल का अध्ययन करेंगे। राजस्थान में मानव का प्रादुर्भाव कब हुआ, इस संबंध में कोई लिखित इतिहास प्राप्त नहीं होता, परंतु आज से करीब 2 लाख वर्ष से 50,000 वर्ष पुराने समय के कंकाल, अस्थिपंजर तथा लकड़ी, हड्डी व पत्थर से बने विविध औजारों एवं उपकरणों की खोज के आधार पर यह माना जाता है कि यहाँ एक मानव संस्कृति का अस्तित्व था। विकास के क्रम में मानव ने सर्वप्रथम पाषाण निर्मित सामानों का प्रयोग करना प्रारंभ किया। मानव सभ्यता का यह समय पाषाण युग के नाम से जाना जाता है। पाषाणों के उपरांत मानव ने धातुओं का प्रयोग करना प्रारंभ किया। मानव ने जिस धातु का इस्तेमाल सबसे पहले किया वह तांबा था। इन सभ्यताओं को ताम्रयुगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तांबे के पश्चात कांसे का इस्तेमाल होने लगा। कांसा तांबा व टिन से मिलाकर बनाया जाता था। यह सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जानी गई। कांसे के पश्चात लोहे का प्रयोग किया जाने लगा। इन सभ्यताओं को लोह युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ध्यान रहे, लोह युगीन सभ्यताओं के साथ ही आधुनिक सभ्यताओं का प्रारंभ माना जाता है। भारत एवं राजस्थान के इतिहास को शोध व अध्ययन की दृष्टि से हम 3 भागों में बांट सकते हैं। प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। सबसे पहले हम लेते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल हम उस काल को कहते हैं जिससे संबंधित हमें कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होते तथा तत्कालीन समय की जानकारी के लिए हमें इतिहासकारों के पुरातात्विक सामग्री पर निर्भर रहना पड़ता है। प्रागैतिहासिक काल में व्यक्ति पशुपालन, आग जलाना, समूह में रहना सीख चुका था। इसी काल में मनुष्य ने विश्व का प्रथम वैज्ञानिक आविष्कार किया जो कि पहिए का आविष्कार माना जाता है। इस काल में हमें सर्वाधिक सामग्री पाषाण यानी कि पत्थर से बनी हुई मिली, इसलिए इस काल को पाषाण काल के नाम से जानते हैं। प्राप्त पाषाण उपकरणों के आधार पर प्रागैतिहासिक काल को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला, प्रारंभिक पाषाण काल। इस काल में हमें मुख्यतः पाषाण निर्मित पेबुल, हैंडेक्स, क्लीवर, चॉपर, चॉपिंग आदि प्रकार के औजार मिलते हैं। ये हस्त, कुठार व खंडक यह मानव के सबसे प्राचीन उपकरण हैं। इस काल का समय 5 लाख ईसा पूर्व से 10 लाख ईसा पूर्व तक मिलता है। राजस्थान में इस काल के प्रतिनिधि स्थल ढींगरिया जयपुर के अंदर, मानगढ़, नाथद्वारा, हमीरपुर, मंडपिया, बिंगोद, देवली इत्यादि है। इस युग के अश्म पत्थर से बने हैंडेक्स उपकरणों की खोज सर्वप्रथम C.A. हेकर ने जयपुर व इंद्रगढ़ में की। इस युग के औजार भद्दे होते थे। इस समय मानव आग जलाना सीख चुका था लेकिन पहिए के आविष्कार से अपरिचित था। दूसरा, मध्य पाषाण काल। इस युग में प्रारंभिक पाषाण काल की तुलना में औजार अधिक मुलायम, पाषाण एवं उनका आकार अपेक्षाकृत छोटा होने लगा। इस काल में मानव पशुपालन करने लग गया था। राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम अवशेष बागोर, भीलवाड़ा से मिले हैं। इस काल का समय 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसी काल में मानव पत्थरों पर चित्रों का अंकन करने लग गया था। राजस्थान में इस काल के प्रतिनिधि स्थल आलनिया, विलासगढ़ दर्रा, विराटनगर, सोहनपुरा, हरसोरा व सामधा जो कि अलवर में है माने जाते हैं। अब हम लेते हैं उत्तर पाषाण काल या नवपाषाण काल। उत्तर पाषाण काल या नवपाषाण काल में हमें पाषाण उपकरणों के साथ साथ हस्त उपकरण भी प्राप्त होते हैं। इस समय का काल 7,000 ईसा पूर्व के बाद का माना जाता है। इस काल में मनुष्य पशुपालन एवं कृषि करना शुरू कर चुका था। वास्तव में राजस्थानी मानव की आधारशिला इसी काल से मानी जाती है। राजस्थान में इस काल के प्रतिनिधि स्थल बनास नदी के तट पर हमीरगढ़, जहाजपुर, भीलवाड़ा, लूनी नदी के तट पर समदड़ी, बाड़मेर तथा भरणी जो कि टोंक के अंदर है माने जाते हैं। इस काल में मानव पहिए से परिचित हो गया था तथा इस काल में कपास की खेती होने लगी थी। इस युग में समाज में व्यवसाय के आधार पर जाति व्यवस्था का सूत्रपात हो गया था। अब हम लेते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। सभ्यता एवं संस्कृति का वह युग जिससे संबंधित लिखित साक्ष्य तो प्राप्त होते हैं
परंतु वो लिखित साक्ष्य अभी तक पढ़े नहीं जा सके, अपठनीय है। इस सभ्यता की लिपि दाएं से बाएं, बाएं से दाएं की ओर सर्प के समान लिखी जाती थी, अतः इस लिपि को सर्पिलाकार एवं बुस्ट्रोफीडन लिपि भी कहते हैं। इस काल में व्यक्ति बस्तियां बनाकर रहने लग गए थे। भारत व राजस्थान के संदर्भ में सिंधु घाटी सभ्यता तथा वैदिक सभ्यता इसी युग की देन मानी जाती है। अब हम लेते हैं ऐतिहासिक काल। सभ्यता एवं संस्कृति का वह युग जिससे संबंधित पूर्ण लिखित पठनीय व प्रामाणिक जानकारी हमें उपलब्ध है, ऐतिहासिक काल कहलाता है। भारत के संदर्भ में इसका प्रारंभ 6 ईसा पूर्व से माना जाता है। पाषाणकालीन और जो प्राचीनतम सभ्यता है उसमें हम सबसे पहले लेते हैं कालीबंगा। कालीबंगा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी हमें इटली के डॉक्टर LP टेसीटोरी, जिसका कि कालक्रम 1887 से 1899 ईस्वी माना जाता है, कि खोज अभियान के अंतर्गत मिली। टेसीटोरी ने अपने इस खोज अभियान के तहत बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ से अनेक प्राचीन स्थल खोज करके पुरातात्विक वस्तुओं का संग्रह किया। कालांतर में इन्हीं स्थलों का पुनरावलोकन किया गया तथा डॉक्टर अमलानंद घोष ने इस जगह की सर्वप्रथम 1952 ईस्वी में प्रामाणिकता दी। अतः डॉक्टर अमलानंद घोष को ही कालीबंगा सभ्यता का प्रथम खोजकर्ता मानते हैं। इसके बाद इस सभ्यता का सर्वप्रथम उत्खनन 1961 ईस्वी से 1969 ईस्वी तक ब्रजवासी लाल BB लाल तथा बालकृष्ण थापर BK थापर ने किया। वर्तमान में यह सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में हनुमानगढ़ और सूरतगढ़ मार्ग पर पीलीबंगा से लगभग 5 किलोमीटर दूर घग्गर नदी जिसको कि सोतर नदी, मृत नदी, नट नदी, लेटी हुई नदी तथा राजस्थान का शोक भी कहते हैं, तो ये सभ्यता हमें घग्गर नदी के मुहाने पर मिली। सरस्वती नदी के प्रवाह क्षेत्र को संस्कृत साहित्य में बहुधान्यदायक क्षेत्र माना जाता है। कालीबंगा एक सिंधी शब्द है जिसका अगर हम हिंदी अनुवाद करें तो हम इसे काले रंग की चूड़ियाँ कह सकते हैं। अतः कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा सभ्यता को हम 5 स्तरों में विभाजित कर सकते हैं। इनमें से 2 स्तर जो है बहुत प्राचीन हैं तथा 3 बाद में बने हुए लगते हैं। इस सभ्यता की खुदाई में हमें 2 टीले मिले हैं। एक टीले के नीचे दुर्गनुमा नगर बसा हुआ है तथा दूसरे टीले के नीचे बिना दुर्गनुमा नगर बसा हुआ है, जिससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि विशिष्ट व्यक्ति और पैसे वाले व्यक्ति जो थे वो तो दुर्गनुमा नगर में रहते थे तथा गरीब व्यक्ति और मजदूर सामान्य जन थे वो बिना दुर्गनुमा नगर, जो कि दुर्ग नहीं था, प्राचीरों से घिरा हुआ नहीं था, उस नगर में रहते थे। कालीबंगा सभ्यता की विशेषता क्या क्या थी ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले विशेषता कालीबंगा की यह थी कि यहाँ के नगरों की सड़कें समकोण पर काटती थी, मतलब जो सड़कें बनी हुई थी वो समकोण काटती थी। इसलिए यहाँ पर बने मकानों की पद्धति को ऑक्सफोर्ड पद्धति या जाल पद्धति, ग्रिड पद्धति या चेम्सफोर्ड पद्धति भी कहते हैं। यहाँ के मकानों के दरवाजे सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। कालीबंगा सभ्यता की दूसरी मुख्य विशेषता, यहाँ से भवन पहले कच्ची ईंटों से तथा बाद में पक्की ईंटों से बने हुए मिलते हैं। इन ईंटों की लंबाई और चौड़ाई 30:15, 7:5 के रूप में थी। कालीबंगा से प्राप्त जो मकान हैं वो कच्ची ईंटों से बने हुए मिले हैं, इसलिए कालीबंगा को दीनहीन बस्ती माना जाता है। कालीबंगा की खुदाई करने पर यहाँ के मकानों में हमें दरारें पड़ी मिली। इससे यह पता चलता है कि यहाँ विश्व में सर्वप्रथम भूकंप का साक्ष्य दिखाई देता है। भूकंप की वजह से मकानों में दीवारों में दरारें उत्पन्न हो गई थी। कालीबंगा में स्नानागार मिले हैं जिनमें से पानी निकालने की नाली पहले लकड़ी की बनी हुई थी। यह विश्व में सर्वप्रथम लकड़ी की नाली के अवशेष यहीं से मिलते हैं। बाद में इस नाली को पक्की ईंटों से बना दिया गया था। कालीबंगा से हमें प्राचीनतम नगर के साक्ष्य मिलते हैं। कालीबंगा से हमें हल से जुते हुए खेतों के अवशेष भी मिले हैं, जिससे मिश्रित फसल मतलब 2 फसल खेत में एक बार एक साथ में ली जा सकती थी, जो कि गेहूं और जौ थी। यहाँ भवन की जो फर्श है, जो चौक है, वो अलंकृत एवं सजावटी ईंटों के द्वारा बना हुआ मिला है।
कालीबंगा से हमें लोथन सभ्यता के समान ही 7 अग्निवेदिकाएँ यानी हवन कुंड मिले हैं, जिनमें से कुछ हड्डियों के अवशेष भी मिले हैं। उससे हमें पता लगता है कि यहाँ पर जब यज्ञ होते थे तो पशु बलि भी दी जाती थी और बलि प्रथा यहाँ पर पाई जाती थी। कालीबंगा में लिंग और योनि व देवता की कोई मूर्ति और मुद्राओं पर किसी देवता का अंकन नहीं मिला। कालीबंगा से प्राप्त एक मुद्रा पर व्याघ्र यानी चीता का एवं एक सिक्के पर महिला कुमारी देवी का चित्र अंकित है, जिससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर प्राचीन काल में मातृ सत्तात्मक व्यवस्था पाई जाती थी, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता में पाई जाती थी। कालीबंगा से हमें एक बालक की खोपड़ी मिली है, जिसमें कि 6 छेद थे, जिससे कपाल छेदन क्रिया यानी कि शल्य चिकित्सा वैज्ञानिक भाषा में हाइड्रोस्पोलिस माना जाता है का प्रमाण मिलता है। यह विश्व में सर्वप्रथम यहीं से प्राप्त होता है। कालीबंगा से हमें कपड़े में लिपटा हुआ एक उस्तरा तथा मिट्टी का पैमाना प्राप्त होता है। कालीबंगा से प्राप्त होने वाली जो मोहरें हैं वो बेलनाकार मोहरें हैं, जो कि मेसोपोटामिया सभ्यता के समान मानी जाती है। यहाँ हमें मिश्रित फसल गेहूँ व जौ के साक्ष्य भी मिले हैं। कालीबंगा से हमें कलश शवाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से हमें कांस्य का दर्पण, हाथी दांत का कंघा, मूंगे, मनके, सीपों के आभूषण, तांबे के पिने इत्यादि मिले हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि यहाँ के निवासी श्रृंगार प्रिय थे। यहाँ पर किसी भी प्रकार के मंदिरों के अवशेष नहीं मिले। कालीबंगा से हमें भारत के सबसे प्राचीन सामूहिक तंदूर के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा सभ्यता से अंडाकार कब्र के अवशेष मिले हैं, जिन्हें कि चिरायु कब्र माना जाता है। यहाँ से हमें स्वास्तिक चिन्ह प्राप्त हुए हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि कालीबंगा के लोग इसका प्रयोग वास्तु दोष को दूर करने में करते थे। कालीबंगा सभ्यता के समाज में पुरोहित का स्थान प्रमुख था। कालीबंगा सिंधु सभ्यता की तीसरी प्रमुख राजधानी मानी जाती है। इस सभ्यता के विलुप्त होने का कारण या इसके नष्ट होने के कारण के संबंध में डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने ये लिखा कि संभवतः भूचाल से या कच्छ के रण में रेत भर जाने से ऐसा हुआ, जो कि समुद्री हवाएं इस क्षेत्र में नमी लाती थी और वर्षा का कारण बनती थी। वे हवाएं सूखी चलने लगी और कालांतर में यह भूभाग रेत का समुद्र बन गया। प्रसिद्ध इतिहासकार KUR कैनेडी के अनुसार इस सभ्यता का पतन संक्रामक रोग से हुआ। अन्य इतिहासकारों के अनुसार इस सभ्यता का पतन प्राकृतिक आपदा से हुआ माना जाता है। अब हम देखते हैं कि कालीबंगा के जो अवशेष मिले हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना की गई है। राज्य सरकार द्वारा कालीबंगा से प्राप्त पुरा अवशेषों के संरक्षण हेतु वहाँ एक संग्रहालय की स्थापना 1985 और 1986 में की गई। कालीबंगा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता, पश्चिम हड़प्पा सभ्यता एवं प्राक हड़प्पा सभ्यता के समकालीन मानी जाती है। यहाँ से हमें प्राचीनतम नगर के अवशेष मिलते हैं, अतः इसे हम नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। यहाँ उत्खनन करने पर कांसे के उपकरण मिले हैं, अतः इसे हम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। कालीबंगा स्वतंत्र भारत का वह पहला पुरातात्विक स्थल है जिसका स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्खनन किया गया। राजस्थान में हड़प्पा से संबंधित जितने भी साक्ष्य मिले हैं उनसे ज्ञात होता है कि इनकी लिपि किलाक्षर लिपि की तरह हुआ करती थी, जिसको कि बुस्ट्रोफीडन लिपि के नाम से जाना जाता है। प्राचीन अवशेषों की आयु गणना रेडियो कार्बन C14 पद्धति के द्वारा की जाती है। C14 या रेडियो कार्बन मेथड यानी कार्बन डेटिंग पद्धति क्या है? तो देखिए, यह किसी वस्तु की काल अवधि को मापने की वैज्ञानिक विधि है। इसकी खोज विलियर्ड लिब्बी के द्वारा की गई। इसके अनुसार जब वस्तु कोई अस्तित्व में होती है, कोई भी वस्तु जो अस्तित्व में है या जो जिंदा है, उसे 2 प्रकार के कार्बन पाए जाते हैं, C12 व C14। इसमें C की मात्रा तो दोनों में समान रहती है, लेकिन जैसे जैसे वस्तु विघटित होती जाती है, खत्म होती जाती है, तो C12 की मात्रा तो समान रहती है, लेकिन C14 की मात्रा कम होती जाती है। इसे ही आधार मानकर किसी वस्तु का कार्यकाल निर्धारित किया जाता है। तो आज हमने देखा कि राजस्थान में जो प्राचीन स्थल है उसमें कालीबंगा का विकास कैसे हुआ, उसकी विशेषता क्या रही।
अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे आपके सामने दूसरी अन्य सभ्यताएं। तब तक के लिए नमस्ते।